नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है ख़बरनामे का। ख़बरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। मुस्लिम ख़वातीन को शौहर से नान नुख्वा लेने का हक़, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। शंभू बॉर्डर एक हफ्ते के अंदर खोला जाए, हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को हुक्म। किसानों को रोकने के लिए सील किया गया था बॉर्डर। मुंबई के BMW हिट एंड रन मामले में कलीदी मुलजिम मिहिर के बाप राजेश शाह के खिलाफ एकनाथ शिंदे का एक्शन। दिल्ली सरकार के साबिक वजीर राजकुमार आनंद बीजेपी में हुए शामिल। छतरपुर के रुकन असेंबली ने भी छोड़ा आम आदमी पार्टी का साथ। और इजराइल ने गजा के अल नुसीरत में स्कूल पर किया फिजाई हमला, मुतअद्दिद बच्चे और खवातीन शहीद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम खातून CRPC की दफ़ा 125 के तहत अपने शौहर से नान नुख्वे की हकदार हैं। वो इसके लिए रिट दायर कर सकती हैं। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑक्सटन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम नौजवान अब्दुल समद की रिट को खारिज करते हुए ये हुक्म सुनाया है। अदालत ने कहा है कि मुस्लिम ख़वातीन तलाक पर हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के सेकुलर कानून पर हावी नहीं होगा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि वो इस नतीजे के साथ अपील खारिज कर रहे हैं कि CRPC की दफ़ा 125 तमाम ख़वातीन पर नाफिज होगी, ना कि सिर्फ शादीशुदा औरतों पर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कि मुस्लिम खातून CRPC की दफ़ा 125 के तहत शौहर से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी रुकन मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि जो बहनें इस्लामी शरीयत के तहत तलाक़ के सिलसिले में फ़ैसला चाहती हैं, उनके लिए ये बेहतर होगा। जो सोचते हैं कि उन्हें अदालत के तवस्सुत से नान नुख्वा मिल सकता है, वो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन एक मसला है, अलग होने के बाद भी तलाक़ नहीं होता है और ख़ातून शादी नहीं कर सकती है, इसलिए ये एक गैर फितरी नज़रिया है। शाहबानो का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था 1985 में, उसके खिलाफ मसला बोर्ड ने मूवमेंट चलाया और एक नया कानून भी वजूद में आया। लेकिन उस कानून के इंटरप्रिटेशन को जाहिर है हायर जुडिशरी करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है। उस वक्त से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो लोग चाहेंगे अंडर CRPC 125 125 धारा 125 के अंतर्गत रिलीफ, तो उनको रिलीफ दिया जाएगा। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एग्जम्प्टेड नहीं है, मुस्तस्ना नहीं है, अलग नहीं है। और जुडिशरी का आमतौर पे ये रवैया रहा है या ऐसी मान्यता रही है हर जुडिशरी में कि जो धार्मिक कोडिफिकेशंस हैं या महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी हैं, वो पर्याप्त नहीं है। ऐसी मान्यता अदालतों की रही है। वो सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक से नहीं, और धर्मों के ताल्लुक से भी। तो वो जो मानसिकता है जुडिशरी की, वो भी इसमें काम करती है। जहाँ तक बात इस तरह के रिसेंट हालिया फैसलों का सवाल है, इसमें हमें यही कहना है कि जो हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल कज़ा के ज़रिए उस फैसले पे पहुँचें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 CRPC के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि साबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक़ बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। इसीलिए पर्सनल बोर्ड कहता है कि भाई कानून शरीयत में बहुत वाज़ेह अंदाज में
औरतों की इज्जत नामूस को सामने रखते हुए ये लेट डाउन किया है कि जो औरत साहब का शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्जी है या शौहर की हालात का तकाजा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालूमता के जो तकाजे हैं वो पूरा करे शौहर, पूरा महर दे, मता और उसकी जो शरई तकाजे हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के ख़ानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है, फैसले का मरकज़ सेंटर दारुल क़ज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं वो लोग मुल्क की जुडिशरी के ज़रिए अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुंबई के वर्ली में हुए BMW हिट एंड रन मामले में कलीदी मुलजिम मिहिर के बाप राजेश शाह के खिलाफ महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने एक्शन लिया है। उन्होंने राजेश शाह को शिवसेना के डिप्टी लीडर के ओहदे से हटा दिया है। हादसे के 2 दिन बाद मंगल को मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया था। मिहिर शाह पर 45 साला खातून की मौत के मामले में इल्ज़ाम है। 7 जुलाई को वर्ली के डॉक्टर एनी बेसेंट रोड पर मिहिर शाह ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिसमें स्कूटर सवार की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद से ही मिहिर फरार था। मंगल को उसे विरार से गिरफ्तार किया गया। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। और जो बार हैं, जो देर रात तक चलते हैं, पब है, वहां पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है, ये सब बेचने वाले जो है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है। और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं। किसान तहरीक की वजह से फरवरी से बंद पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हुक्म दिया है कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेटिंग 1 हफ्ते में खुलवाई जाए। अदालत ने कहा है कि इस दौरान कानून और बंदोबस्त बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब सरकार दोनों की होगी। वहीं किसान इंतजामिया की तरफ से तय जगहों पर तहरीक चला सकते हैं। हाईकोर्ट ने किसानों को भी कानून और इंतजाम बरकरार रखने की नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अब शंभू बॉर्डर पर महज 500 ही तहरीककार हैं, इसलिए अब ये हाईवे खोला जा सकता है और ये हाईवे पिछले 5 महीने से बंद है, इसे अब और बंद नहीं रखा जा सकता। वहीं हाईकोर्ट के हुक्म के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों की सरगर्मी बढ़ गई है। किसान लीडरों का कहना है कि अगर बॉर्डर खुलता है तो वो दिल्ली जाएंगे। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की एक अर्जी दायर की थी। शांडिल्य ने बताया कि 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद है। इससे अम्बाला के दुकानदार, ताजिर, छोटे बड़े रेहड़ी और वाले भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। दिल्ली सरकार में वजीर आतिशी ने कहा है कि बीजेपी पिछले कई दिनों से लोगों को गुमराह कर रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम PPAC बढ़ा दिए हैं। आतिशी ने कहा है कि बीजेपी का मसला ये है कि जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां सबसे महंगी बिजली मिलती है। वो खुद अपनी रियासतों के मसाइल को हल नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली सरकार पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सरकार या DERC की तरफ से बिजली का दाम नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए भाजपा को गलत इत्तला नहीं फैलानी चाहिए। DERC की हिदायत में साफ तौर पर कहा गया है कि सितंबर तक PPAC चार्ज नहीं बढ़ाए जाएंगे। डिस्कॉम के पास ये प्रोविज़न है कि अगर गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड होती है और ख़ासकर जब उन्हें ज़्यादा कीमत पर बिजली ख़रीदनी पड़ती है तो उस दौरान वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर PPAC में 7.5% का इजाफा कर सकते हैं। ये कोई नया प्रोविज़न नहीं है, ये 10 साल से भी ज़्यादा वक्त से है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
पिछले कई दिनों से भ्रम फैला रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, पीपीएसी को बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या है कि जिस जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां पे देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या है कि जहां जहां उनकी सरकार है, दिल्ली के आसपास आप फरीदाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, ग्रेटर नोएडा चले जाइए, गर्मियों में वहां पे 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। खुद तो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों की बिजली की समस्या सुलझा नहीं पा रही और दिल्ली सरकार पे झूठे आरोप लगा रही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये डीईआरसी के ऑर्डर्स हैं जहां तक पीपीएसी का मैटर है, और ये बहुत क्लियर कट टर्म्स में ये कहते हैं कि पीपीएसी चार्ज को नहीं बढ़ाया जाएगा। सितंबर तक पीपीएसी का जितना पहले का ऑर्डर था वो जारी रहेगा, लेकिन डिस्कॉम्स के पास ये प्रावधान होता है कि अगर उन्हें खास करके गर्मियों के मौसम में, क्योंकि बहुत पीक पावर का यूजेज होता है, एक्स्ट्रा पावर खरीदनी पड़े तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अप टू 75.5% पीपीएसी बढ़ा सकते हैं उस दौरान में जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी है। ये प्रावधान कोई नया नहीं है, ये प्रावधान पिछले 10 साल से ज्यादा से ऑलरेडी डीईआरसी द्वारा दिया गया है। और अक्सर गर्मियों में क्योंकि पीक बिजली होती है और हम बिना कटे बिजली देते हैं, इसलिए गर्मियों के महीने के लिए अप टू 7% 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए डिस्कॉम्स अपना पीपीएसी चार्ज बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये कहीं पर भी दिल्ली सरकार द्वारा, डीईआरसी द्वारा बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि भ्रम ना फैलाएं। दिल्ली के मेयर शैली ओबराय का कहना है कि जब से एफसीडी में अरविंद केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से बीजेपी हमारे सभी अवामी मफाद के कामों को रोकने का काम कर रही है। मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के वक्त बीजेपी और रिटर्निंग अफसर ने गैर आइनी तरीके से इंतखाब कराने की कोशिश की। स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में भी इनका यही रवैया रहा। सेंट्रल जोन में हमने जो एमसीडी का ऑफिस है, हमने वहां पर एक मीटिंग बुलाई जिसमें डिप्टी कमिश्नर, सारे एचओडीज और जितने भी जोन के, सेंट्रल जोन के पार्षद हैं, बेशक वो आम आदमी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं, हम सब ने उन सबको बुलाकर मीटिंग रखी। और मुद्दा था, जो एजेंडा था मीटिंग का, वो था कि साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। पर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है नगर निगम में आई है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम चल रहा है, तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक ही मंशा रही कि किस प्रकार नगर निगम के कामों को रोका जाए। अगर हम दोबारा पीछे चलें, जब से हमारी सरकार बनी है, अगर हम मेयर चुनाव की बात करें, डिप्टी मेयर के चुनाव की बात करें, तो तब भी उनके पीठासीन अधिकारी ने असंवैधानिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया कराने की मंशा रखी। उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि जो असंवैधानिक तरीके से जो उनकी पीठासीन अधिकारी हैं चुनाव कराने की मंशा रखती हैं, उसको गलत ठहराया और तब जाके मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए। फिर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की बारी आई, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने असंवैधानिक तरीके से उन चुनाव को कराने की मंशा रखी, खूब सदन में हंगामा किया और आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया। फिर आ जाते हैं मनोनीत पार्षदों पर। जिस प्रकार एलजी साहब ने जो हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर हैं उनके नाम दिए, वो भी असंवैधानिक तरीके से दिए। जो दिल्ली सरकार के साथ चर्चा करके जो नॉमिनेटेड काउंसलर जो सदन में लाए जाते हैं, उसकी भी धज्जियां उड़ाई। लोकसभा इंतखाब के बाद दिल्ली में बरसर इक़्तिदार आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। पार्टी के एमएलए करतार सिंह तंवर बीजेपी में चले गए हैं। तंवर छतरपुर सीट से असेंबली के रुकन हैं। करतार सिंह तंवर अकेले के साथ आम आदमी पार्टी के 5 लीडरों ने बुध को बीजेपी की रुकनियत अख्तियार कर ली है। इस दौरान आम आदमी पार्टी छोड़ बीएसपी गए राजकुमार आनंद भी भारतीय जनता पार्टी के रुकन बन गए हैं। कुछ दिनों पहले ही वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर मायावती की बीएसपी में शामिल हुए थे। राजकुमार आनंद ने अपनी अहलिया वीणा आनंद के साथ भारतीय जनता पार्टी की रुकनियत हासिल कर ली है। वीणा आनंद भी असेंबली की रुकन रह चुकी हैं। बात हुई राजकुमार आनंद जो हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो पार्टी से नाराज हैं। और मैंने आपको बोला था कुछ नहीं है, उनके ऊपर
जांच चल रही है, ये सबको मालूम है। जांच का दबाव है, ये सबको मालूम है। वो कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और आपको याद होगा उन्होंने बोला कि देखिए ये मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मैं दलित हूं इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, दलित कमजोर नहीं होते। और मैं ये 100% कहता हूं कि दलित कमजोर नहीं होते, क्योंकि दलितों ने ही भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह 250 से कम की दिखाई, वो दलितों ने ही दिखाई। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है। मगर उनके नाम पे जो राजकुमार आनंद जी राजनीति कर रहे थे, आज उनका पर्दा जो है फाश हो गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्हें वहीं जाना था। जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनके आसपास जो लोग थे वो वही लोग थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। वो उस फोटो में, वो वीडियो में दिख रहे थे, वो ट्विटर पे भी चल रहा था। मगर क्योंकि अगर वो सीधा ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो 1-2 हफ्ते तक वो टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर इंटरव्यू कैसे देते, वो अरविंद केजरीवाल को गालियां कैसे दे पाते, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़के हमारी वोट काटने की कोशिश कैसे करते। तो इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का भी ट्रेंड है, वो इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि साहब देखिए इनकी पार्टी से कोई इतना नाराज था इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी। वो कहीं और नहीं जा रहा, वो सिर्फ नाराज है, वो घर बैठेगा इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी। तो जो नाराज था और जो घर बैठ रहा था वो सिर्फ चुनाव तक के लिए घर बैठा था, क्योंकि उनको बसपा से चुनाव लड़वाना था और उनको चुनाव लड़वाया और अब वो चुनाव लड़के हार गए, जमानत जब्त करा ली, अब वो जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। उत्तराखंड में मंगलौर असेंबली सीट पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। लिब्बर हेड़ी गांव में वोट डालने जा रहे मुसलमानों पर मुबैना तौर पर लाठियों से हमला किया गया है। कई लोगों को चोटें आई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार काजी निज़ामुद्दीन ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया है। मुस्लिम तबके के लोगों का इल्ज़ाम है कि उन्हें वोट डालने से रोकने के लिए उन पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में जंगल में ले जाकर बैलों को काटने वाले मुलजिम राहुल, सचिन और ब्रजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह है कि गाय और बैलों के स्मगलिंग या गोकुशी के मामले में गिरफ्तार होने वाले ये नौजवान पहले हिंदू नहीं हैं। इससे पहले आगरा और मुरादाबाद समेत कई मकामात पर भी पुलिस ने गोकुशी के मामले में हिंदूवादी कारकुनान को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में पुलिस को बैलों को काटे जाने की खुफिया इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जंगल में एक इनोवा कार को रोका। इसमें पुलिस को गोश्त और जानवर को काटने का सामान बरामद हुआ, लेकिन कार सवार मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इंडिया इस्लामी कल्चर सेंटर के इलेक्शन की गहमागहमी बढ़ती जा रही है। मीटिंग और लोगों से राब्ते का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ मोहम्मद आसिफ हबीब पैनल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस्लामिक सेंटर के सदारती ओहदे के उम्मीदवार आसिफ हबीब ने कहा है कि अगर उनका पैनल कामयाब होता है तो वो सेंटर को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में एक नज़ीर बनाकर पेश करेंगे। उन्होंने कहा है कि आला इस्लामी अक़दार को बिरादरान वतन तक पहुँचाया जाएगा ताकि आपसी गलतफहमियाँ दूर हो सकें। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की रुकनीत के उम्मीदवार ख्वाजा शाहिद ने IICC को मिसाली इदारा बनाने के अज़्म का इजहार किया है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर अजय चौधरी समेत पैनल के कई दीगर अरकान ने भी इजहार ख्याल किया। हम आपको बता दें कि IICC के सदर के ओहदे का इंतखाब लड़ रहे आसिफ हबीब की टीम में नायब सदर के लिए आसिफ कमाल, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मेंबरशिप के लिए ख्वाजा मोहम्मद शाहिद, प्रोफेसर एहसान अहमद, नौशाद सिद्दीकी, फैसल फरीदी, शराफतुल्ला शिवेंद्र तोमर, एजाज हैदर रिजवी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए अरमान खान, तारिक अमीन, डॉक्टर सहर कुरैशी और डॉक्टर शमामा अहमद शामिल हैं। मुल्क के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास चट्टान गिरने से काफ़ी देर तक गर्दो गुबार बना रहा। रियासत में भारी बारिश के सबब खटीमा के कई हिस्से सैलाब से मुतासिर हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर में सैलाब के हालात बने हुए हैं। पंजाब और हरियाणा में तेज़ बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में भारी बारिश की खबर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कई हिस्सों में बारिश हुई है।
नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अजीज़ व अक़रबा की शहादत की मुनासबत से राजधानी दिल्ली के मुख्तलिफ अज़ाख़ानों में अशरे मजालिस का सिलसिला चल रहा है। खजूरी की मस्जिद शीरी में मौलाना आरिफ हुसैन आज़मी अशरे मजालिस पढ़ रहे हैं। मौलाना आरिफ हुसैन आज़मी ने फ़ज़ाइल इमाम हुसैन पढ़ते हुए कहा कि आज़ादारी हमारे लिए एक दरसगाह है और इस आज़ादारी के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, क्योंकि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के नाम लेवाओं पर मजालिम के पहाड़ ढाए जाते थे। इन कुर्बानियों के बाद ही यह आज़ादारी परवान चढ़ी है। शियों के पास आज़ादारी हुसैन एक ऐसा निज़ाम है जो काफ़ी मुस्तहकम है, जिस बुनियाद पर शियों के निज़ाम को दरहम बरहम नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। पूरी दुनिया की अपील और नाराज़गी के बावजूद इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में इजरायली फ़ौज ने गाज़ा के अल नुसीरत में एक स्कूल को निशाना बनाकर ज़बरदस्त फ़िज़ाई हमला किया है। इस हमले में सैकड़ों मासूम बच्चों और ख़वातीन की मौत हो गई है। मुस्लिम ख़वातीन को शौहर से नान नुख्फा लेने का हक़, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। शंभू बॉर्डर एक हफ्ते के अंदर खोला जाए, हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को हुक्म। किसानों को रोकने के लिए सील किया गया था बॉर्डर। मुंबई के BMW हिट एंड रन मामले में कलीदी मुलजिम मिहिर के बाप राजेश शाह के खिलाफ एकनाथ शिंदे का एक्शन। दिल्ली सरकार के साबिक वजीर राजकुमार आनंद बीजेपी में हुए शामिल। छतरपुर के रुकन असेंबली ने भी छोड़ा आम आदमी पार्टी का साथ। और इजराइल ने गजा के अल नुसीरत में स्कूल पर किया फिजाई हमला, मुतअद्दिद बच्चे और खवातीन शहीद। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।